हेलो दोस्तों। कल हम KPTCL जेई के प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट फर्स्ट कर चुके थे, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन किए थे। आज हम पार्ट टू में उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26। द इम्पीडेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज, ऑप्शंस हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, directly proportional to the square of the supply frequency and inversely proportional to the supply frequency। दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि जो कैपेसिटिव इम्पीडेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के किस रेस्पेक्ट में प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्सी, वो आपने पढ़ा होगा, एक्सी होता है आपका 1/ओमेगा सी, यानी कि ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं 2πfc। तो दोस्तों जो हमारा एक्स ही आया वो किसके प्रोपोर्शनल आया, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटेंस व्हेन ए कैपेसिटर कैरीज ए चार्ज ऑफ 0.5 कूलम एट 20 वोल्ट। दोस्तों यहाँ पे हमको 0.5 कूलम चार्ज दिया हुआ है, क्यों, वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट, और हमसे पूछा कैपेसिटेंस। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है, Q इक्वल्स टू क्या होता है आपका CV। अब कैपेसिटेंस आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा Q/V, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 20। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.025 फेराड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, 0.025 फेराड आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है what happens to the capacitance of a parallel plate capacitor when the area of the plates as well as the distance between them is doubled। दोस्तों एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच की डिस्टेंस d है और एक एरिया a है। तो अब बोल रहा है कि जो एरिया है उसको हमने क्या कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, और जो डिस्टेंस है वो भी 2 टाइम्स कर दिए। तब हमारा कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट करेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जो कैपेसिटेंस होता है वो आपका होता है F(a)/d। अब यहाँ पे अगर मैं एरिया डबल कर दूँ, डिस्टेंस डबल कर दूँ, 2a एरिया हमारा हो गया और डिस्टेंस 2d हो गया। तो 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि जो हमारा कैपेसिटेंस ओरिजिनल जो था वो का वही आ जाता है। तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कैपेसिटेंस पे, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, इट रिमेन्स द सेम। अगर हम डिस्टेंस और एरिया दोनों को डबल कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two capacitors of 20 microfarad and 30 microfarad are connected in series. What is the total capacitance? दोस्तों दो कैपेसिटेंस हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, दोनों की वैल्यू दे रखी है 20 माइक्रोफेराड और 30 माइक्रोफेराड। तो टोटल कैपेसिटेंस हमसे पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल कैपेसिटेंस आपका 20 माइक्रोफेराड इंटू 30 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30, और ये सोल्व करने पे हमारा माइक्रोफेराड में ही आएगा। तो दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे तो यह आएगा आपका 12 माइक्रोफेराड। तो ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 12 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। दोस्तों इन ऑप्शंस में से कौन सा हमारे कैपेसिटेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शंस हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स, टाइप ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट्स। तो दोस्तों देखिए जो कैपेसिटेंस है अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि F(a)/d होता है आपका। एप्सन जो है आपका ये तो है कि बताता है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके बारे में। ए आपका एरिया, यहाँ पे डी डिस्टेंस है, तो ये एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, और आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। इसमें थिकनेस कहीं पे भी नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा कि जो कैपेसिटेंस है उस पे थिकनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऑप्शंस हैं प्लेट्स,
डाइलेक्ट्रिक बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक होता है इसके बीच में, उसमें स्टोर होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, तो जो चार्ज स्टोर होता है वो आपका यहाँ पे होता है, जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें चार्ज स्टोर होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A type of electrical battery which can be charged, discharged into a load and then recharged many times is called। दोस्तों एक ऐसी बैटरी है जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज किया जा सकता है। तो ऐसी बैटरी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं रिचार्जेबल बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों ऐसी बैटरी जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं उसको कहते हैं रिचार्जेबल बैटरी। ये तो आपको इजीली पता चल गया होगा। और साथ ही इसको सेकेंडरी बैटरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए और बी क्या है हमारे, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 1 एम्पियर हावर इज इक्वल टू। दोस्तों यहाँ पे 1 एम्पियर आवर किसके बराबर होगा, हमसे ये पूछा है। हमारा यहाँ के यूनिट देखिए आप, ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, एम्पियर सेकंड। यानी कि हमको एम्पियर आवर को क्या करना है, एम्पियर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब हम जानते हैं कि जो 1 आवर है उसको अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3600 सेकंड्स होते हैं 1 आवर में। तो 1 एम्पियर आवर में क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके 3600 एम्पियर सेकंड्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 एम्पियर सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इफ 1 साइकिल ऑफ एसी वेवफॉर्म अकर्स एवरी मिलीसेकंड। दोस्तों 1 साइकिल है वेवफॉर्म की, ये 1 साइकिल है, इसको दिया हुआ है हमको कि क्या हो रही है, एवरी मिली सेकेंड में कंप्लीट हो रही है। यानी कि जो टाइम पीरियड है आपका वो दिया हुआ है 1 मिली सेकेंड। ये हमारा क्या है, टाइम पीरियड। और हमसे पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 मिली सेकेंड। यानी कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 मिली सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 हर्ट्स। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, 1000 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द वोल्टेज व्हेन द करंट पासिंग थ्रू ए कोइल with 70 millihenry induction changes at a uniform rate from 2 ampere to 5 ampere in 0.1 second। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आप वोल्टेज बताइए, अगर जो करंट है कोइल से पास हो रहा है आपके, और वो रेट किस रेट से चेंज हो रहा है, 2 to 5 में 0.1 सेकेंड में, और इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 70 मिली हेनरी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आपका वोल्टेज इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो बस कुछ नहीं करना हमको, इसमें क्या करना, सीधे वैल्यूज पुट करना है। तो दोस्तों एल की वैल्यू आपको दिया हुआ 70 मिली हेनरी, यानी कि 70 इंटू 10⁻³ आगे डी आई यानी कि चेंज इन करंट, चेंज इन करंट क्या है दोस्तों, 5 - 2 अपॉन टाइम, टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 0.1 सेकेंड। अगर आप इसको आगे लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, 70 इंटू 10⁻³ इधर 5 - 2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 0.1। दोस्तों अब इसको अगर आगे सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपका ये आंसर आएगा दोस्तों 2.1 वोल्ट। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट, 2.1 वोल्ट आपका EMF इंड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द वोल्टेज व्हेन एन अप्लायंस रेटेड एट 600 वोट एंड हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। दोस्तों एक अप्लायंस है जिसकी रेटिंग दे रखी है 600 वोट, यानी कि जो एक्टिव पावर इसमें लॉस हो रहा है वो है 600 वोट, और रेजिस्टेंस आपको आर दे रखा है 6 ओम, और आपसे पूछा है वोल्टेज वी। अब दोस्तों हम जानते हैं जो पावर होता है वो क्या होता है, V²/R। हमसे पूछा क्या है यहाँ पे वोल्टेज, तो वोल्टेज आप इजीली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, √P × R। अब आप आगे देखिए P की वैल्यू हमको दिया हुआ 600 और R आपका दिया हुआ 6,
यानी कि ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3600। और 3600 किसका अंडर रूट होता है, ये होता है आपका 60 का। तो ऑप्शन आपका ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 60 वोल्ट आपका वोल्टेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बैंडविड्थ when a RLC circuit has a Q factor of 120 and a resonance frequency of 180 किलोहर्ट्ज। दोस्तों यहाँ पे हमसे बैंडविड्थ पूछा है कि कितनी होगी अगर Q फैक्टर आपका 120 है और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 180 किलोहर्ट्ज है। तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बैंडविड्थ का, वो होता है आपका ओमेगा नोट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय Q। ये फॉर्मूला कब होता है दोस्तों, रेडियन पर सेकंड के लिए। एक दूसरा फॉर्मूला है बैंडविड्थ इक्वल्स टू एफ नोट बाय क्यू, ये होता है हर्ट्ज के लिए। जब ओमेगा आपका रेडियन में दिया हो तो तब हम ये फॉर्मूला यूज करना है हमको, और ओमेगा जब आपको कब दिया हो किस में, हर्ट्ज में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी हमको क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 180 किलो हर्ट्ज, यानी कि एफ नोट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा आपका 180 इंटू 10⁻³ किलो के लिए, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 120। तो आप जब इसको सोल्व करोगे दोस्तों 180 डिवाइडेड बाय 120 करोगे और उसको 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 को आप क्या कर लो किलो में मान लो, तो आपका सोल्व करेंगे आप तो ये आपका 1.5 किलोवाट्स, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1.5 किलोवाट्स आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is the resistance of the coil whose time constant is 2 and value of its inductor is 15 हेनरी। दोस्तों यहाँ पे टाइम कांस्टेंट t दिया हुआ है हमको 2 और इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है आपको L 15 हेनरी। दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा रेजिस्टेंस, तो दोस्तों हमारा जो कोयल होता है उसके लिए जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है आपका, इसके साथ में कोई एक रेजिस्टेंस R है, ये L आपका इंडक्टेंस है, तो टाइम कांस्टेंट आपका होता है इसके लिए L/R। अब दोस्तों हमको टाइम कांस्टेंट T दिया हुआ है, हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक L की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू हमसे पूछा है, तो R क्या हो जाएगा आपका L/T। L आपका 15 है, टाइम कांस्टेंट 2 है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 7.5 ओम। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस है नेटवर्क्स विथ नॉन लीनियर एलिमेंट्स, नेटवर्क्स विथ लीनियर एलिमेंट्स, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो हमारी ओनली एप्लीकेबल होती है लीनियर एलिमेंट्स के लिए। ऐसे नेटवर्क्स जिनमें ओनली लीनियर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो उनके लिए हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होगी। लीनियर एलिमेंट्स यानी कि जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हो, तो उनके लिए हमारा क्या होगा सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज ए 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर टू 200 वोल्ट। दोस्तों यहाँ पे हमसे एनर्जी पूछा है, चार्ज दिया हुआ है हमको Q 15 माइक्रोफैराड और वोल्टेज आपको दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो जो एनर्जी होती है कैपेसिटर में वो होती है आपकी हाफ CV²। बस यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करना है, C आपको दिया हुआ है, सॉरी ये Q नहीं है आपका, ये C दिया हुआ है आपका, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, माइक्रोफैराड है, आपका जो चार्ज होता था वो कूलाम में होता है, तो C की वैल्यू लिख दो आप 15 माइक्रोफैराड यानी कि 10⁻⁻⁶ और इंटू वोल्टेज का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3 जूल। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 0.3 जूल आएगा, आप इसको सोल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a network which does not contain any active device is called। ऑप्शंस हैं आइडियल नेटवर्क, आइडियल नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क एंड पैसिव नेटवर्क।
दोस्तों हमसे पूछा कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें कोई भी एक्टिव डिवाइस नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो एक एक्टिव नेटवर्क होता है, एक पैसिव नेटवर्क होता है। तो जो एक्टिव नेटवर्क होता है दोस्तों वो एक तरीके से सोर्स की तरह एक्ट करता है आपका। ये पावर क्या करता है, देता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और जो पैसिव नेटवर्क होता है इसमें कोई भी सोर्स नहीं होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमको यही कहा है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसमें कोई सोर्स नहीं होता, यानी कि कोई भी एक्टिव डिवाइस नहीं होता, ऐसा नेटवर्क कौन सा है। तो ऐसा नेटवर्क आपका होता है पैसिव नेटवर्क, जिसमें कोई भी एक्टिव डिवाइस नहीं होता है। और जो नेटवर्क जिसमें एक्टिव डिवाइस प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हम एक्टिव नेटवर्क। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड व्हेन अ सिंगल फेज वाट मीटर operating on 200 volt and 6 ampere for 4 hours, given that the meter constant in revolutions is 420, assuming a power factor of 1। दोस्तों यहाँ पे हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछा है कि कितने होंगे जब हमारा वोल्टेज 200 वोल्ट है, करंट 6 एम्पियर है और 4 आवर्स के लिए एनर्जी मीटर रन कर रहा है। और जो कांस्टेंट है हमारा मीटर कांस्टेंट, वो आपका रिवॉल्यूशन में दिया हुआ है 420, यानी के की वैल्यू दी हुई है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है के इंटू के, आपका यहाँ पे मीटर कांस्टेंट है, पावर वी आई कोस फाई इंटू टाइम, अब डिवाइडेड बाय, ये कोस फाई है दोस्तों, डिवाइडेड बाय 1000। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू के इंटू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। और एनर्जी आपकी क्या होती है, वी आई इंटू टी, यानी एनर्जी जो आपकी होती है क्या होती है, पावर इंटू टाइम। और पावर आपकी क्या होती है, वी आई कोस फाई, इसलिए मैंने यहाँ पे वी आई कोस फाई लिखा है और इंटू में टाइम लिखा है। और 1000 से इसलिए डिवाइड किया है ताकि जो वी आई कोस फाई है पावर हमारी किलोवाट में कन्वर्ट हो जाए। और ये टाइम जो है आपको आवर में लेना है, क्योंकि जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमको निकालने हो वो पर किलोवाट आवर में निकालने हैं हमको। तो दोस्तों आगे देखते हैं, वैल्यूज बस आपको पुट करनी है। के की वैल्यू 420 है, आगे वी की वैल्यू 200 वोल्ट है, करंट की 6 एम्पियर है और पावर फैक्टर की 1 दे रखा है, टाइम आपको 4 आवर्स दे रखे हैं, डिवाइड बाय 1000। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2016। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने रिवॉल्यूशंस एनर्जी मीटर रीड करेगा कब, जब हमारा करंट 200 वोल्ट 6 एम्पियर होगा, वोल्टेज 200 वोल्ट होगा और एनर्जी मीटर 4 आवर के लिए चलेगा। तो 2016 हमारे रिवॉल्यूशंस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑप्शन है हेविसाइड, कैंपेबल ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज, कॉमन ब्रिज एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए जो हम ब्रिज यूज लेते हैं वो है आपका हेविसाइड कैंपबेल ब्रिज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शेयरिंग ब्रिज जो होता है दोस्तों कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये अभी मैंने बता ही दिया था आपको, शेयरिंग ब्रिज हम लेते हैं कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider a circuit with 4 resistors in series connected to a voltage source. What happens to the current across each resistor if the value of each of the resistor is double? दोस्तों एक सर्किट है जिसमें 4 रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 रेजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। अब आगे बोल रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द करंट, मान लीजिए इनकी वैल्यू आर आर मान लेते हैं अपन, ठीक है, या फिर आप अलग अलग वैल्यूज भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ऐसा दिया हुआ है, आगे सर्किट में हमको दिया हुआ है व्हाट हैपन्स टू द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द रजिस्टर इज डबल। अभी भी ये कनेक्शन इसी तरीके से है, बस हमने क्या कर दिया, इनकी वैल्यूज को डबल कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 टाइम्स ऑफ आर। अभी दोस्तों यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस अगर हम चलो इनको अलग अलग मान लेते हैं, भले सेम मान लो, कुछ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, R1 R2 R3 और ये R4। तो यहाँ पे दोस्तों एक EMF सोर्स के अक्रॉस ये कनेक्टेड है, करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी सेम कनेक्टेड है, करंट I फ्लो हो रहा है। अब हमको करंट में क्या चेंज आएगा यही हमको निकालना है। जब आप इसमें करंट निकालेंगे फर्स्ट सर्किट में तो आपका करंट क्या आएगा,
V बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। और इस सर्किट में जब आप करंट निकालेंगे तो वो आपका क्या आएगा, टू तो दोस्तों आप ये सारे क्या हो जाएंगे ऐड, तो ऐड करोगे आप 2 टाइम्स ऑफ R प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R4, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको करते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो दोस्तों ये जो था V बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यहाँ पे भी यही वैल्यू आ रही है, यानी कि जो करंट था, जो पहले वाला, इसको I1 मान लेते हैं करंट को, ये I2 मान लेते हैं, तो हमारा जो I2 करंट है वो क्या हो रहा है, I1 का हाफ हो जा रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। यानी कि अगर हम हर रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर देते हैं तो जो हमारा करंट होगा रिड्यूस हो जाएगा हाफ से, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस कैन बी यूज टू मेजर इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन सी ब्रिज हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन है मैक्सवेल ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो दोस्तों दोनों की दोनों ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज और एंडरसन ब्रिज को हम इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए यूज में ले सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए थर्मिस्टर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन हैं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। दोस्तों जो थर्मिस्टर होता है उसको हम टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए यूज लेते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेटिव एरर व्हेन द ट्रू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज 200 माइक्रोफैराड विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू इज 195.5 माइक्रोफैराड। दोस्तों ये आपको दे रखी है मेजर्ड वैल्यू और ये दे रखी है आपको ट्रू वैल्यू, और रिलेटिव एरर पूछा है। तो दोस्तों जो रिलेटिव एरर है परसेंटेज में हमको निकालना है, ऑप्शन परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ये होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू आपको दिया हुआ 195.5 और ट्रू वैल्यू आपको दी हुई है 200 डिवाइडेड बाय 200। दोस्तों जब आप इसको सोल्व करोगे 195.5 माइनस 200 करोगे और इनटू में 100 और लगा लेना दोस्तों, ये क्या हमको परसेंटेज में निकालना है, तो 195.5 माइनस 200 करोगे तो आपका आएगा -9/2, पॉइंटों में इसको लिख लेते हैं हम, तो आपका ये आएगा -4.5 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा आंसर -2.25%। तो यानी कि हम इस माइनस साइन से यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो हमारा मेजर्ड वैल्यू होगी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि 2.25% रीडिंग कम आ रही है हमारी। लेकिन यहाँ पे जो एरर है आपको क्या बताना है, और रिलेटिव एरर मोड में बताना है पॉजिटिव वैल्यू, तो 2.25% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर ए पायरोमीटर with a calibration range of 500 degrees Celsius to 900 degrees Celsius. If the dead zone is 0.08% of the span, what is the temperature change which might occur before it is detected? दोस्तों कैलिब्रेशन रेंज दे रखी है हमको 900 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक। इफ द डेड जोन, अगर डेड जोन आपको दे रखा है 0.08% ऑफ स्पान, और हमसे पूछा है कि क्या टेम्परेचर चेंज होगा ये डिटेक्ट होने से पहले, तो दोस्तों ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे 0.08% जो डेड जोन आपको दिया हुआ है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पान से। स्पान आपका क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस, तो 900 टेम्परेचर माइनस 500, आप सोल्व करोगे तो 0.08 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 300, सॉरी 400, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.32 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस आई बेस यूनिट। एस आई की बेस यूनिट कौन सी है इनमें से, ये हमको बताना है।
दोस्तों इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, लेंथ एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों जो लेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, इनमें से बेस यूनिट होती है। टोटल हमारे 7 बेस यूनिट्स होती हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि टोटल एसआई बेस यूनिट्स कितनी होती हैं, तो आपको ऑप्शन में 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी दे देगा, तो 7 आपकी बेस यूनिट्स होती हैं। ये आपको याद रखना। 7 कौन कौन सी होती है याद रखना है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और कई बार यूनिट भी पूछ लेते हैं दोस्तों। लेंथ की मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, और टेम्परेचर केल्विन में होता है दोस्तों। डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में होता है। ऐसा यूनिट केल्विन होती है। एक होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल आपका इसका सिंबल होता है, और नेम मोल लिखते हैं इस तरीके से। और आपको जो यूनिट होती है वो भी मोल ही होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इसका सिंबल CD से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके यूनिट का नेम है कैंडेला। ठीक है दोस्तों, ये साथ के साथ आपको याद रखनी, इन पर से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एमीटर, हाउस होल्ड एनर्जी मीटर एंड नन ऑफ दीज। दोस्तों जो हाउस होल्ड एनर्जी मीटर होता है वो आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्या करता है, कितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको इंटीग्रेट करके सब हमको बता देता है कि आपने इतने घंटे में इतने एनर्जी का कंजप्शन किया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, करंट इन द सेकेंडरी इज। ऑप्शन है मोर देन द करंट इन प्राइमरी, लेस देन द करंट इन प्राइमरी, सेम एज दैट ऑफ द करंट इन प्राइमरी एंड जीरो। दोस्तों जो आपने एक रिलेशन जो पढ़ा है इसके बीच में ट्रांसफॉर्मर का, N1/N2 इक्वल्स टू V1/V2 I2/I1, ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब हमारा क्या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यानी कि जो सेकेंडरी टर्न्स हैं आपके क्या है वो लेस देन है N1 से, यानी कि जो वोल्टेज है सेकेंडरी साइड में, वोल्टेज जो आपका आ रहा है वो लेस देन है V1 से। सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कम है, यानी कि जो करंट है आपकी वो क्या आपका हाई है। क्या है, करंट आपका हाई है। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए मोर देन द करंट इन प्राइमरी, या कि जो सेकेंडरी में करंट होगा आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी करंट से ज़्यादा होगा। आप सीधा याद रखिए कि स्टेप डाउन का मतलब है वोल्टेज को स्टेप डाउन करना, वोल्टेज को कम करना। अब जिस साइड में वोल्टेज कम होगा तो उस साइड में क्या होगा, करंट ज़्यादा होगा। आप इसको दूसरी तरीके से समझिए कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट पावर ड्राइव होता है। जो इनपुट में पावर होती है, यानी कि जो इनपुट में वोल्ट एम्पियर होगा वही आउट में वोल्ट एम्पियर होगा। यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दे रहा है कि अगर वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मोर देन द करंट इन प्राइमरी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो का है। पिछले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन था जिसमें मैंने गलती से क्या बोल दिया था कि इट रिक्वायर्स से स्टार्टिंग करंट। ये करंट नहीं है दोस्तों, सर्किट है। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, उसको एक तो स्टार्टिंग सर्किट की रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जा सके। और जो सेल्फ स्टार्टिंग सर्किट होता है दोस्तों वही डिटरमाइन करता है कि ऑपरेटिंग डायरेक्शन आपकी क्या होगी। इसके बारे में बाकी तो मैंने कल बता दिया था, लेकिन गलती से स्टार्टिंग करंट निकल गया था, ये स्टार्टिंग सर्किट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी के इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। हमने आज 52 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी 23 क्वेश्चंस बचे हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो बाकी के बचे 23 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।